नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में डिस्कस करते हैं भारत इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये जो टॉपिक्स हैं ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के इकाई 1 से संबंधित हैं। लगातार हमारी इस पर एक लेक्चर श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी महाराणा प्रताप की। देखा था किस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। एक तरफ से महाराणा प्रताप की सेना आती है, दूसरी तरफ से अकबर की सेना होती है। अकबर की सेना का नेतृत्व तो मानसिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना में प्रताप खुद सेना को लीड कर रहे थे। जब युद्ध का परिणाम हम लोगों ने देखा था तो परिणाम कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकला कि ना तो वो पूरी तरीके से महाराणा प्रताप के फेवर में रहा, ना ही पूरी तरीके से अकबर के फेवर में रहा। परिणाम एक प्रकार से मध्यस्थ रहा, लेकिन उस युद्ध के परिणाम के स्वरूप आप ये देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप को लंबा जीवन निर्वासित व्यतीत करना पड़ा था, जंगल में रहना पड़ा था। जीवन की कठिनाइयां इतनी थी कि घास की रोटियां खाना पड़ी थी और अकबर ने बहुत सारे मेवाड़ के इलाके को कब्जे में कर लिया था। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना को संगठित करके अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापिस पा लिया और अंततः जब 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब तक अकबर मेवाड़ के इलाकों पर अपना कब्जा खो चुका था। अकबर का यहाँ नियंत्रण नहीं था और एक तरीके से देखा जाए तो अकबर लंबे समय तक महाराणा प्रताप पर काबू पाने, उनको अपने अधीन करने में लगा रहा और अंत तक वह उस पर काबू ना रहा। इसीलिए इतिहास में हम लोगों को देखने को मिलता है कि अकबर ने जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, अकबर खूब रोया था। खैर, यहां हमने महाराणा प्रताप की स्टोरी देखी थी और उसके पहले हम अकबर के बारे में भी चीजें देख चुके थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जहांगीर की। दोस्तों, जहांगीर अकबर का बेटा था। अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता था और इसका नाम पड़ा था सलीम। क्यों? क्योंकि अकबर जो था वो शेख सलीम चिश्ती सूफी संत जो थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था और उन्हीं के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा। शासन जब अकबर का चल रहा था, अकबर जिंदा था, उस समय ही सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दोस्तों। और इस विद्रोह में, बाप बेटी के विद्रोह की लड़ाई में मौत हो गई थी अबुल फजल की। अगर हम उस कथा को यहां सुने तो याद रखिए कि अबुल फजल और अकबर जो थे वो बहुत नजदीकी कहीं ना कहीं उनके संबंध थे। बोलने का मतलब कि अकबर के लिए बहुत प्रिय था अबुल फजल, विद्वान भी था, कम उम्र से लेखन बाकी सब चीजों में लगे थे। तो अबुल फजल जो था वो अकबर के बहुत करीबियों में था, नौरत्न में शामिल था और अबुल फजल को जहांगीर या सलीम उस समय हम कहें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और चूंकि अबुल फजल को सलीम बिल्कुल पसंद नहीं करता था तो इस बात पर कि अबुल फजल को अकबर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है, अकबर और सलीम के बीच के रिश्ते भी सही नहीं थे। बिल्कुल अकबर और सलीम के रिश्ते सही नहीं थे, अनबन उनके अंदर थी। एक दूसरे को कहीं ना कहीं बोले कि अकबर बहुत चाहता था कि सलीम सही से चले, लेकिन सलीम अकबर को लगभग अपना दुश्मन सा समझता था। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज थी वो अबुल फजल के मृत्यु का कारण बनी। हम अक्सर देखते हैं कि अनारकली का नाम लिया जाता है कि अनारकली के प्रेम प्रसंग में सलीम रहा और फिल्म और बाकी सब चीजों में हमने वो देखा, लेकिन ये वाक्य दोस्तों इतिहास में सटीक नहीं है, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि हम पाकिस्तान में अनारकली की कब्र जरूर देखते हैं लेकिन उसका इस सलीम से कोई संबंध नहीं रहा है दोस्तों। तो अनारकली सलीम की कहानी बताई जाती है, परंतु अबुल फजल जो है इसकी जो मृत्यु हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अकबर और अबुल फजल के रिश्ते। अकबर अबुल फजल को बहुत ज्यादा अपना प्रिय समझता था और जो सलीम रहा वो अबुल फजल को पसंद नहीं करता था। 1599 का वो समय था जब सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके एक अलग क्षेत्र में सलीम स्थापित हो जाता है और वहां छोटे से क्षेत्र पर अपना दरबार लगाना शुरू कर देता है, अपनी एक मुद्रा भी जारी कर देता है और वहां से सलीम अर्थात जहांगीर अपना शासन छोटे से लेवल पर चलाना शुरू कर देता है। अकबर ने कई बार कोशिश की कि सलीम को जाकर मना ले, मनाकर उसको लेकर आ जाए, लेकिन सलीम नहीं माना। अब सलीम किसी भी हालत में यह चाहता था कि उसको बादशाहत मिल जाए और बादशाहत मिल जाए ये चाहता था, लेकिन अकबर इस समय दक्षिण के क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए व्यस्त था, अहमदनगर के क्षेत्रों पे।
अब अहमदनगर के क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए अकबर व्यस्त था और वो चाहता था कि वहां किसी अपने विश्वास पात्र को भेजे जो वहां पर समझा बुझाकर संधि समझौते के माध्यम से उस क्षेत्र में शांति की स्थापना कर ले। और इसके लिए अकबर ने भेजा अबुल फजल को। अबुल फजल जाता भी है दक्षिण में और बादशाह के द्वारा दिए गए काम को करता भी है, और बाद में वो इलाहाबाद की तरफ लौटता है अबुल फजल। तो उसे बादशाह की एक बात याद आती है कि अबुल फजल तुम जाना, इसके साथ साथ तुम्हें एक और काम करना है, सलीम को मनाना है। तो बादशाह के कहे हिसाब से अबुल फजल जाता है और सलीम को मनाने का प्रयास करता है, लेकिन सलीम जो है वो अबुल फजल को मारने का प्लान कर चुका है। और अबुल फजल को मारने का प्लान सलीम ने किया, उसके लिए उसने किसकी मदद ली? तो मदद ली है उसने वीर सिंह बुंदेला की। वीर सिंह बुंदेला की मदद ली है। वीर सिंह बुंदेला सरदार रहे इस समय। अगर बात करें लगभग 1592 की, इस समय मधुकर शाह बुंदेलखंड के राजा हुए। और मधुकर शाह जब बुंदेलखंड के राजा थे, इस समय अकबर जो है वो बादशाह बन चुका है। और अकबर की बादशाह के समय मधुकर शाह बुंदेलखंड के राजा थे। उनकी डेथ के बाद हमें राम शाह दिखाई पड़ता है। उनकी डेथ के बाद राम शाह बुंदेलखंड की गद्दी पर बैठता है। और राम शाह का भाई है कौन? वीर सिंह। कहीं ना कहीं राम शाह का रुतबा था। क्यों रुतबा था? क्योंकि वो अकबर के साथ था, उसकी सहायता प्राप्त था। कई बार अकबर ने राम शाह की सहायता के लिए सेना भी भेजी। क्यों? क्योंकि वीर सिंह बुंदेला जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहता था। राम शाह से उसने लगातार लड़ाई की। इस लड़ाई में अकबर की सेना का समर्थन राम शाह को मिलता है और वीर सिंह बुंदेला कई बार हारा और हार के भागा। अब इन सब चीजों में यहाँ एक चीज समझिए कि वीर सिंह बुंदेला जो है वो बुंदेलखंड का राजा बनना चाहता है। वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का राजा बनना चाहता है। क्षेत्र का बोलने का मतलब कहां? ओरछा का। ओरछा इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। तो सलीम को साथ मिला वीर सिंह बुंदेला का। अब सलीम ने कहा देखो एक हाथ दो वाला किस्सा है, आप अबुल फजल को लुढ़का दो, मैं तुम्हें बुंदेलखंड का ओरछा का राजा बना दूंगा। अब इस पर वीर सिंह ने बोला कि यार देखो हमारा गुरु शिष्य जैसा रिश्ता है, गुरु चेले जैसा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी फंस गई। और इस मजबूरी में हम देखते हैं कि सलीम के कहने पर लगभग 1602 के आसपास वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी। इस प्रकार से अबुल फजल जो है वो मारा जाता है। अकबर और सलीम के कहीं ना कहीं किस्से में अबुल फजल जो है वो कुर्बान हो गया। खैर अबुल फजल 9 रत्नों में से एक था अकबर के, और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। तब तक लगभग 6 नवरत्न जो थे वो मर चुके थे। भले हम तानसेन की बात कर लें, हम बीरबल की बात कर लें, हम टोडरमल की बात कर लें, हम अबुल फजल की बात कर लें, उसके बाद फैजी की बात कर लें, ऐसे जो 9 रत्न में शामिल लोग थे अकबर के, वो अकबर की मृत्यु के पहले ही मर चुके थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं यहां पर अबुल फजल की मौत हो जाती है और अबुल फजल की मौत की खबर इशारों में बादशाह को बताई जाती। उस समय नियम यह था कि सीधे किसी प्रिय व्यक्ति की मौत की खबर बादशाह को नहीं सुनाई जाती थी। तो जो भी खबर देने के लिए आता था वो क्या करता था, अपने हाथ को नीले रुमाल से बांधता था और सिर झुकाकर बादशाह के सामने जाता था। बादशाह समझ जाता था कि हाँ किसी प्रिय की मौत हो गई। इस प्रकार से अबुल फजल की मृत्यु की खबर किसको मिलती है? अकबर को मिलती है। अकबर कुछ करता उसके पहले हम देखें लगभग 1605 के आसपास अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता जो है वो जहांगीर के पास आ जाती है। सत्ता जहांगीर के पास आ जाती है और जहांगीर राजा बनता है। जब हम जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो जन्म हुआ था लगभग 1569 में अगस्त में। मां थी मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी के गर्भ से जन्म होता है जहांगीर का। बचपन का नाम होता है सलीम और अकबर प्यार से कहता है शेखू बाबा। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है और शासक जब बनता है तो उपाधि लेता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। याद रखिएगा कि यह भी जानकारी मिलती है कि 1605 में अकबर की मृत्यु के पहले उसने सारी कहानी सुन रखी थी कि किस प्रकार से अबुल फजल मारा गया। तभी अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लगभग जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती है और लाहौर के निकट रावी नदी के किनारे शहादरा में मौत के बाद जहांगीर को दफनाया जाता है। लेकिन इसके पहले इसने, हम बोल सकते हैं कि एक छोटे समय तक ही मुगल काल में शासन किया।
लेकिन हाँ, इसके शासन में कई सारे हम लोगों को प्रभाव देखने को मिलते हैं। जहांगीर ने कई सारे कार्य किए जिसमें उसने करों, जकात हो, तमगा, इस कर को बंद कर दिया था। जहांगीर ने आम रास्ते पर डकैती और चोरी के संबंध में नियम बना दिए थे। मृत व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगेगी, जैसे भवन बनाने हो, कुएं बनाने हो, तालाब बनाने हो आदि के निर्माण में खर्च करने लगा था। मदिरा व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर इसने रोक लगा दी थी। लेकिन याद रखिएगा कि जहांगीर जो रहा वो एक शराबी था, उसकी मौत का कारण भी शराब ही था। तो शराबी खुद था वो, लेकिन फिर भी उसने मदिरा व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। अपराधियों के घरों की कुर्की करना, उनके नाक, कान और कान काटे जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने की प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जहांगीर ने अस्पतालों का निर्माण करवाया, रोगियों की देखभाल के लिए वैद्यों की नियुक्ति भी इसने की। सप्ताह में 2 दिन गुरुवार को इसने पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। 2 दिन, गुरुवार और रविवार। अब गुरुवार को क्यों? क्योंकि इस दिन जहांगीर राजा बना था। और रविवार को क्यों? क्योंकि इस दिन अकबर का जन्मदिन होता था। सड़कों के किनारे इसने सराय बनवाई, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण करवाया। मनसबों तथा जागीरों का सामान्यीकरण या प्रमाणीकरण इसने किया। मदद माश की भूमि जो दान में दी जाती थी भूमि, उसका प्रमाणीकरण इसने करवाया। दुर्गों तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी ग्रहों के बंदियों को इसने क्षमादान कर दिया था। इतने सारे काम किए। जहांगीर ने एक न्यायप्रिय शासक की भी कहने की उपाधि ली। इसने आगरा के किले के शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई, ताकि दुखी जनता अपने बादशाह के सामने जाकर शिकायत करके न्याय की मांग कर सके। ऐसे कई सारे काम हमें दिखाई पड़ते हैं जो जहांगीर ने शासक बनने के बाद दोस्तों किए थे। कई सारे काम जहांगीर ने किए। इसके अलावा जहांगीर के समय हमको खुसरो का विद्रोह देखने को मिलता। अब यहां समझिए कि 1599 के आसपास जहांगीर ने, जब उसका नाम सलीम मिलता, जहांगीर की पदवी नहीं थी, सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। और उसके बाद लगभग 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। अब इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव को मरना पड़ा, मतलब उसको मार दिया गया। ये देखिए कितना गलत चीज हमको यहां देखने को मिलती है कि जहां अकबर और सलीम के बीच में विद्रोह हुआ तो अबुल फजल की बलि चढ़ी, और जहांगीर अर्थात सलीम और उसके पुत्र खुसरो के बीच में विद्रोह हुआ तो यहां पर अर्जुन देव को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। याद रखिएगा, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका के समर्थन से खुसरो ने विद्रोह किया था। बाद में खुसरो को पकड़ लिया गया और पकड़ के आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा गया, सलीम के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद आगरा के जेल से खुसरो भागने में कामयाब हो गया, और भागकर वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के यहां पर पहुंच जाता है और इनकी शरण में रहता है। इनकी शरण में रहा। बाद में इस बात की जानकारी मिली जहांगीर को कि गुरु अर्जुन देव जी ने उनके पुत्र खुसरो जो विद्रोही है और जेल से भागा हुआ, इसको शरण दी है, तो उसने अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दे दी थी। और यहां से मुगलों और सिखों के बीच के संबंध जो थे वो बहुत ज्यादा दरार पड़ गई थी और एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। ये दुश्मनी हमें बहुत बड़े पैमाने पर शाहजहां के समय में स्पष्टता देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि खुर्रम जो है यही आगे जाके शाहजहां के नाम से जाना जाता है, कि दक्षिण के अभियान पर गया और इसने यहां खुसरो की हत्या करवा दी थी। क्लियर। और खुसरो का शव बाद में कहां लाए थे? इलाहाबाद लाए, और इलाहाबाद में लाकर खुसरो को दफना दिया गया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि खुसरो का विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? जहांगीर के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 1606 में हुआ था। खुसरो का विद्रोह हुआ, उसके बाद हम लोगों को नूरजहां का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लगभग 1610 की बात है। जहांगीर का अभियान हुआ बंगाल पर अभियान हुआ, और बंगाल पर आपको यहां पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता, शासक, वो था अफगान, और इसका नाम आपको मिलता है दोस्तों अली कुली खां। क्या नाम मिलता है? अली कुली खां। ये अली कुली खां जो है, इसी को कहा गया है शेर ए अफगान। यहां अभियान किया और जहांगीर ने शेर ए अफगान की हत्या कर दी, इसको मार दिया। अब 1610 में ही नवरोज का दिन था,
ये नवरोज का दिन था और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि नवरोज के दिन इस शेरे अफगान की विधवा जो हो गई, विधवा, उस विधवा का नाम था दोस्तों मेहरुन निशा। क्या नाम था? मेहरुन निशा। ये मेहरुन निशा शेर अफगान की विधवा थी। इसको इसने 1610 में ही नवरोज त्योहार के दिन देखा था और इसको देखकर इसकी खूबसूरती का कायल हो गया था हुमायूं। और इससे बाद में हुमायूं ने लगभग 1611 के आसपास हम देखें तो शादी कर ली। इससे शादी कर ली, इसे अपने महल ले आया आगरा में, और आगरा में लाने के बाद इसे नूर ए जहां, नूर ए जहां की उपाधि दी और बाद में इसी को नूरे महल भी हुमायूं ने कहा। लगभग 1613 के आसपास ये टाइटल देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नूरजहां बनी मेहरुन निशा, मेहरुन निशा और नूरजहां एक ही बात है ना। ये जो नूरजहां रही, ये कहीं ना कहीं जहांगीर के खिलाफ अपना एक गुट तैयार कर रही थी, षड्यंत्र। याद रखिए, इसका जो षड्यंत्रकारी गुट था उसमें कई सारे लोग शामिल थे। अगर हम बात करें ग्यास बेग की, एतमद्दौला इसको उपाधि दी थी नूरजहां ने, इसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। और इसका जो मकबरा था संगमरमर का, संगमरमर, शुद्ध संगमरमर का पहला मकबरा बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा, एतमद्दौला का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन नूरजहां के गुट में कौन था? असमत बेगम थी। असमत बेगम नूरजहां की मां थी। इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। आसफ खां कौन था? ये भाई था नूरजहां का। खुर्रम कौन है? खुर्रम जो है ये जहांगीर का बेटा है, जहांगीर का पुत्र है। यही आगे जाके क्या कहलाएगा? यही आगे जाके शाहजहां कहलाएगा। इसके अलावा लाडली बेगम का नाम मिलता है। ये लाडली बेगम शेर ए अफगान की पुत्री थी। शेर ए अफगान की पुत्री मतलब नूरजहां, नूरे जहां और शेर ए अफगान, इनकी जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम था लाडली बेगम। शहरयार कौन है? शहरयार भी एक जहांगीर का दूसरा पुत्र है। जहांगीर का ये भी क्या है? पुत्र है। अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम इस आसफ जहां की पुत्री है। आसफ खां, सॉरी, आसफ खां, ये आसफ खां की पुत्री है। अब हुआ ये कि नूरजहां ने इस प्रकार से इन सभी लोगों को इकट्ठा करके गुट बनाया। लेकिन कालांतर में लाडली बेगम जो थी, ठीक है, नूरे जहां और शेर अफगान की पुत्री जो थी, इसकी शादी ये करवा देती है शहरयार से। शहरयार से कराकर अपना जो गुट है उसमें अपनी स्थिति और मजबूत करके बहुत प्रभाव छोड़ना चाहती थी कि बाद में शहरयार जो रहे वो जहांगीर का उत्तराधिकारी बन जाएगा और मेरा उसमें स्थान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा सोच के इसने शहरयार से इस लाडी बेगम की शादी करा दी। यही आसफ खां की भी महत्वाकांक्षाएं जाग गईं। उसने कहा कि नूरे जहां इस प्रकार से शहरयार को उत्तराधिकारी बनाकर अपना काम कर लेगी, तो आसफ खां ने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह कर दिया किससे? खुर्रम से। और खुर्रम कौन था? शाहजहां। और अर्जुमंद बानो बेगम को खुर्रम बाद में उपाधि दे देता है मुमताज। तो यहां पर मुमताज के साथ शादी कर दी गई किसकी? शाहजहां की। आसफ खां की बेटी थी ये। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चली और ये पूरा के पूरा गुट जो था वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहा है। किसके लिए? जहांगीर के खिलाफ रच रहा है। लंबे समय तक इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था को हम लोग देखते हैं यहां पर। परंतु इस समय जो खुर्रम रहा वो दक्षिण में अहमदनगर की तरफ अभियान के लिए गया हुआ था। वहां से अभियान कर कर आता है, सफलता मिलती है, तो इसको जहांगीर शाहजहां की उपाधि देता है। और लगभग 1627 में हम लोग बात करें अक्टूबर के महीने में, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद खुर्रम अर्थात शाहजहां और शहरयार के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष होता है, जिसमें खुर्रम अर्थात शाहजहां जीत जाता है और जीतने के बाद शाहजहां जहांगीर के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये नूरजहां का प्रभाव यहां था। नूरजहां का प्रभाव इतना देखने को मिलता है कि जहांगीर तो शराब में अस्त व्यस्त रहता था, विलासितापूर्ण जीवन जीता था, तो शासन के राजकार्य के जो आदेश होते थे वो भी काफी हद तक नूरजहां ही निकालने लगी थी, निर्णय नूरजहां लेने लगी थी। लेकिन बाद में जहांगीर की मृत्यु के बाद विद्रोह के चलते जब खुर्रम शासक बन जाता तो सारी चीजों का अंत हो जाता है। जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार के लिए अभियान भी किए, जिसमें उसका अभियान मेवाड़ पर दिखाई पड़ता है। अकबर ने अपने पूरे जीवन पर यहाँ राजपूतों को झुकाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उसके बाद अकबर यहाँ पर अभियान करता, उसके पहले अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1605 में परवेज के नेतृत्व में, 1608 में महावत खां के नेतृत्व में, 1609 में अब्दुल खां के नेतृत्व में और 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में
कई अभियान जहांगीर ने किए, कहां, मेवाड़ पर। और अंतिम रूप से 1615 में जहांगीर को मेवाड़ पर सफलता मिलती है, जब यहां के राणा अमर सिंह मुगलों के साथ एक संधि कर लेते हैं। इस संधि के तहत राणा ने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार किया। करण, जो कि राणा अमर सिंह का पुत्र था, इसको मुगल दरबार में भेज दिया गया और मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस मिल गया। ये वही क्षेत्र है जहां अकबर लगातार प्रयास करता रहा राणा प्रताप को झुकाने का, उनके अपने अधीन करने का, लेकिन वो अधीन नहीं हुए। उनके बाद अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से जहांगीर सहिष्णु तो दिखाई पड़ता है। 1612 ईस्वी के आसपास कलाई पर राखी बंधवाई थी। कई हिंदू त्योहारों में जहांगीर ने इंटरेस्ट दिखाया था। दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाजत इसने दे रखी थी। ब्राह्मण और मंदिरों को बिना किसी मतलब के दान भी ये दिया करता था। अकबर द्वारा जो गौ हत्या का निषेध किया गया था उसको भी इसने जारी रखा था। इसने नई प्रथा चलाई थी जिसमें पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनाया जाता था, और ये यहीं से हम लोगों को एक फैशन के तौर पर दिखाई पड़ता है। सूरदास को जहांगीर ने आश्रय दिया और इसी समय सूरदास ने सुर सागर की रचना भी की थी। इसके अलावा कुछ कुछ जो घटनाएं हैं वो जहांगीर के जीवन चरित्र पर हम इस दृष्टि से भी देखते हैं कि हिंदू विरोधी काम भी इसने किए थे। जैसे राजौरी के हिंदुओं को इसने दंड दिया, ये हुमायूं का हिंदू विरोधी काम था। कांगड़ के किले को जीतने के बाद यहां एक गाय कटवाकर जश्न मनवाया था जहांगीर ने, ये हिंदू विरोधी काम इसने किया। अजमेर में जो वराह मंदिर था उसकी मूर्ति को इसने एक तालाब में फेंकवा दिया था, ये एक हिंदू विरोधी काम इसने किया था। यहां तक कि पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने सभी गिरजाघर बंद करवा दिए थे। ये दूसरे धर्म के विरुद्ध उसने काम किया था। ये अन्य धर्मों के विरुद्ध भी जहांगीर के कुछ काम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जहांगीर के काल को हम चित्रकला के स्वर्ण काल के तौर पर जानते हैं, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला से बहुत प्रेम किया। चित्रकला को बढ़ाने के लिए इसने बहुत काम किए। यदि हम जहांगीर की चित्रकला के लिए देखें तो यहाँ इसने आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, इतने सारे चित्रकारों को अपने यहाँ पर इसने जगह दी हुई थी। जहांगीर ने आगा रजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला विभाग की भी स्थापना करवाई थी। याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर जो थे वो उड़ते हुए बाज के चित्र बनाने के लिए फेमस थे। ऐसे कई सारे चित्रकारों को इसने अपने यहाँ पर कहीं ना कहीं पनाह दी थी दोस्तों। लेकिन जहांगीर की मृत्यु लगभग 28 अक्टूबर 1627 को हुई। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा रहा वो नूरजहां ने बनवाया था और रावी नदी के किनारे पर शाहदरा में इसको दफन करवाया था। तो ये जहांगीर की पूरी व्यवस्था थी दोस्तों, जिसको हम लोगों ने देखा है। यहां से हम लोगों ने एक चीज को और डिस्कस किया कि शाहजहां का उत्कर्ष हो जाता है। जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला के स्वर्ण काल के तौर पर जानते हैं, वहीं अकबर के काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के तौर पर जानते हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल के तौर पर जानते हैं। और अकबर जो था दोस्तों, उसको लेकर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर कौन सा यंत्र बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बजाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, उसको बहुत प्रिय था ये सब चीजें। खैर, यहाँ पर जहांगीर को शराब की आदत थी और वही शराब जहांगीर की मृत्यु का कारण भी बनी थी। इस लेक्चर में हम लोगों ने अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई वो भी देखा, जहांगीर के समय विद्रोह भी देखे और जहांगीर के इंपॉर्टेंट काम भी देखे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में शाहजहां के संबंध में कुछ चीजों को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।